अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। लेक्चर नंबर 18 का स्टार्ट लेने लगे हैं और लास्ट लेक्चर की ये कड़ी है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने समझा था कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़े से हो सकता है कि बच्चों को इश्यूज़ हों, क्योंकि एक नई चीज़ जब आप सीखते हो तो उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने उसकी कुछ और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व की। अब जो हमारे पास अब मैं तीसरा एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाने लगा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पास पेपर उठा के देखेंगे तो कुछ नहीं तो 10 से 15 मरतबा ये सवाल पेपर के अंदर पिछले 30 सालों के अंदर आ चुका है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल को करने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टॉपिक हमारा मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला का ही है। बुक का एक क्वेश्चन है जो कि तकरीबन हर साल पेपर के अंदर या लिमिटिंग रिएक्टेंट या फिर हमारे पास सवाल आता है मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला से रिलेटेड। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा मरतबा पेपर के अंदर पूछा गया है। तो अभी मैं आप लोगों को बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला का। तो पास पेपर से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। बुक के अंदर पेज नंबर 16 के ऊपर ये एग्जाम्पल लिखी भी है। तो आज इसी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन है बुक के अंदर पेज नंबर 16 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बेसिकली पेज नंबर 16 पे 1 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेन a hydrocarbon fuel was burned in an excess of 2 yield 3.03 grams of carbon dioxide and 1.55 grams of water. If find out its molecular formula. ठीक है बेटा, ये सवाल है हमारे पास। सवाल को अपने पास नोट करें भाई। जितनी मरतबा भी, मेरा अपना भी स्टाइल यही था कि मैं 50 मरतबा भी अगर सवाल करवाता हूँ तो सवाल ऊपर मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऊपर लिख दूँ। जब अपने टाइम पे हम पढ़ाई करते थे, भले रफ काम भी कर रहा होता था तो ऊपर सवाल लाजमी लिखता था। उससे ये होगा कि सवाल की पहचान हो जाएगी। डायरेक्ट अगर डेटा सोल्यूशन करना शुरू कर दो तो वो मज़ा नहीं आता। आप पहले सवाल लिखो, सवाल लिखने के बाद सवाल को पढ़ो कि सवाल के अंदर हमसे क्या कह रहे हैं। 1 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेन, भाई सैंपल दिया हुआ है। अच्छा, एक मरतबा सवाल ही पेपर के अंदर इस तरह से लिखा हुआ आया कि क्वेश्चन नंबर 16 है और आगे लिखा हुआ है ऐसे 1 ग्राम। बहुत से बच्चों ने इस सवाल को पता है क्या कर दिया, वो मास ऑफ सैंपल डेटा के अंदर पता है क्या लिख रहे हैं 16.1 ग्राम्स। ये गड़बड़ी हुई है एक मरतबा। तो कोशिश करो सवाल को अच्छे तरीके से गौर से देखो कि सवाल के अंदर लिखा हुआ क्या है। 16 क्वेश्चन नंबर है, ये थोड़ा सा स्पेस दे के लिखा होता है 1 ग्राम। तो बेसिकली ये 1 ग्राम है। सवाल को पेपर के अंदर गौर से पढ़ना है, कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप लोगों के साथ खुदा ना खासा ना हो, क्योंकि भाई पेपर के अंदर अगर सवाल गलत हुआ तो फिर तो नंबर हाथ से गए। जो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए कि नंबर अच्छे आए हैं, तो नंबर वाकई आप लोगों ने अच्छे लेकर आने हैं। काम की बात यह है, सवाल चॉइस पे नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है सवाल चॉइस पे। बहुत आसान है। 5-6 सवाल करने के बाद आप खुद बोलोगे कि ये सवाल हम पेपर के अंदर लाजमी करेंगे। डेटा बनाओ इसका यार। क्या कह रहे हैं हमसे, 1 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेन, 1 ग्राम सैंपल दिया हुआ है ब्यूटेन का। मास ऑफ ब्यूटेन, मास ऑफ सैंपल हाइड्रोकार्बन फ्यूल वॉज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस 3.03 grams of carbon dioxide mass of H2O if molecular mass of compound is
फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए लाजमी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। जी बेटा, अब कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। अब आपने ये बताना है कि सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो चाहे एम्पेरिकल फार्मूला निकालना हो, उसके अंदर होता है स्टेप नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस। डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस के बाद डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, देन मोल रेशियो, सिंपलेस्ट मोल रेशियो, और उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिटर्मिनेशन ऑफ masses। फॉर मास ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन का मास किस तरह से, अच्छा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट जो इस सवाल के अंदर मैंने आप लोगों को बतानी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं की, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है। 1 ग्राम सैंपल ऑफ ब्यूटेन अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं ना कि ये सवाल इतनी मर्तबा आया हुआ है, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि ये सवाल इतनी ज्यादा मर्तबा आया हुआ है। हाइड्रोकार्बन फ्यूल, भाई हाइड्रोकार्बन फ्यूल ऐसा फ्यूल होता है विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, देयर इज नो अदर सब्सटेंस। हाइड्रोजन होगा और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, इसके अंदर कोई तीसरा इंग्रेडिएंट नहीं होगा। जैसे पिछले सवालों में हम कार्बन निकाल रहे थे, हाइड्रोजन निकाल रहे थे, ऑक्सीजन निकाल रहे थे, इस सवाल के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। नाम सुना होगा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा, इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा। डेटा बना लिया, रिक्वायर्ड कर दिया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, परसेंटेज मास ऑफ कार्बन। भाई कार्बन का मास निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से निकालो। हम जानते हैं 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। 44 ग्राम को किससे डिवाइड करवाऊँ, 44 ग्राम्स को डिवाइड अगर करवा दिया जाए 44 से तो आ जाएगा 1 ग्राम। 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स 12 डिवाइडेड बाय 44। सवाल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया हुआ है, 3.03। मल्टीप्लाई बाय 0.826। बेटा डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक लाजमी आंसर लिखिएगा, वरना गलत हो जाएगा सवाल। 100% आपका आंसर गलत होगा अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक आपने आंसर नहीं लिखा, ये मेरी गारंटी है। फॉर मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास निकालना है। बेटा हाइड्रोजन का मास कैसे निकलेगा, हम जानते हैं कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एटीन ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स। भाई अगर 18 ग्राम्स हमारे पास वाटर हो तो उसके अंदर 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब जब 18 ग्राम की वैल्यू पता है तो 1 ग्राम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 18 को 18 से डिवाइड करवा दो, 1 ग्राम की वैल्यू निकल आई। 1 ग्राम की जब वैल्यू निकल आती है तो सवाल के अंदर हमारे पास वाटर कितना दिया हुआ है, 1.55 ग्राम्स। टू मल्टीप्लाई बाय 1.55 डिवाइडेड बाय 18। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बाय 1.55 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास कितना हो गया, .172। ये बेटा हम लोगों ने मास निकाल लिया, मास ऑफ कार्बन भी निकाल लिया, दूसरी बात हम लोगों ने मास ऑफ हाइड्रोजन भी निकाल लिया। इसके बाद अगला स्टेप होता है डिटर्मिनेशन ऑफ
डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस। स्टेप नंबर 2, फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन। बेटा परसेंटेज कार्बन की कैसे निकलती है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा मास ऑफ कार्बन कितना निकाला हमने? 0.826 डिवाइड इसको कर दिया मास ऑफ सैंपल। मास ऑफ सैंपल दिया हुआ था 1 ग्राम। मास ऑफ सैंपल हमें दिया हुआ था कितना? 1 ग्राम दिया हुआ था और मल्टीप्लाई बाय, तो ये बन गया 82.6%। चलें बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप खुद से निकालें। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आप खुद से कैलकुलेट करें किस तरह से निकलेगा। शाबाश, खुद से भी करें बेटा आप। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने का भी सेम फॉर्मूला है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सैंपल विच इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो नंबर कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वैल्यूज पुट करें। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन 0.172 मल्टीप्लाई बाय 100, मास ऑफ सैंपल था 1, तो करोगे तो ये 17.2% हमारा आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थी हमारे पास दूसरी चीज़ परसेंटेज निकालने का। अगला है स्टेप नंबर 3 हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशियोज। बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मोल रेशियोज निकालने के लिए क्या काम किया जाएगा? मोल रेशियोज निकालने के लिए परसेंटेजेस को डिवाइड करवाया जाएगा एटॉमिक मास से। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? आपने यहाँ पे लिखा सबसे पहले फॉर मोल रेशियो ऑफ कार्बन जिस चीज़ का मोल रेशियो निकालना हो आप डिवाइड भी करवाओगे उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है? बेटा परसेंटेज ऑफ कार्बन अभी हमने निकाली 82.6, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, 82.6 डिवाइडेड बाय 12 6.883। ये हमने निकाल लिया मोल रेशियो किसका? कार्बन का। मोल रेशियो ऑफ कार्बन। फॉर मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए आप हाइड्रोजन की परसेंटेज को डिवाइड करवाओगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। तो बेटा जो हमने हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाली थी वो थी 17.2%, डिवाइड करवाओगे 1 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.2 ही आ जाएगा।
तो यही सेम आंसर आएगा 17.2, जो कि 1 से डिवाइड करवा रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 यहाँ पे आके मुकम्मल हो चुका है। स्टेप नंबर 3 के बाद है हमारा स्टेप नंबर 4। इसमें इन सवालों के अंदर एक ख़ास बात यह है कि जो पहली चीज़ निकालोगे वो दूसरे स्टेप में यूज़ होगी, जो सेकंड स्टेप के अंदर चीज़ डिटरमिन करोगे वो थर्ड स्टेप में, फिर थर्ड वाली फोर्थ स्टेप में, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो अभी हमने यहाँ पे मोल रेशो निकाला है, ये सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालने में इस्तेमाल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ सिंपलेस्ट मोल रेशो, या इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी नाम दिया जाता है। कैसे निकालेंगे? टू गेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, टू गेट सिंपलेस्ट मोल रेशो, वी डिवाइड मोल रेशोज बाय लीस्ट मोल रेशो। तो वर्डिंग इसके अंदर आप लोग लिख दीजिएगा। पहला क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट इसके अंदर हाइड्रोजन है, तीसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है। तो बेटा कार्बन का मोल रेशो कितना आया? कार्बन का मोल रेशो हमारे पास आ गया 6.883, हाइड्रोजन का मोल रेशो आ गया हमारे पास 17.2। डिवाइड करवा दिया 6.883 से, डिवाइड करवा दिया 6.883 से, तो ये 1 आ गया। 17.2 डिवाइडेड बाय 6.883, 2.498। तो ये राउंड ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 2.5 हो गया। देखो अब इसको कम्प्लीटली राउंड ऑफ नहीं करोगे, 2.498 अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है 2.5 के। ये अप्रॉक्सीमेट किसके बराबर होता है? 2.5 के। अब आपने कभी इंपेरिकल फार्मूला ऐसा नहीं देखा होगा कि कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2.5 है, या कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 1.7 है। ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। आपने ये देखा होगा कि कार्बन 1 होगा या हाइड्रोजन 5 होंगे या 4 होंगे या 10 होंगे, ऐसे 2.5 वाला किस्सा आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो इस 2.5 को किसी होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं? 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5 ही आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2.5 और 2.5 5 हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 2.5 होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। टू कन्वर्ट इट इनटू होल रेशो, होल नंबर, वी मल्टीप्लाई by 2. That means to convert it into whole number we multiply by 2। भाई जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 5। नाउ द एम्पेरिकल फॉर्मूला, the empirical formula of the given sample is C2H5। जो मैं कह रहा था ना कि सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस चीज की वजह से। आपने इसको कंप्लीटली राउंड ऑफ नहीं करना कि 2.5 है तो आपने उड़ा के इसको 2 लिख दिया, नहीं। ये जो 0.5 मोल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना है। 2.5 को आप 3 नहीं बना सकते, 2.5 को आप 2 नहीं बना सकते। ये 0.5 है, इसको 0.5 ही रहने देना है, लेकिन किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये आपके पास होल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अगर ये होता 2.9 होता तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 3 कर देता, अगर ये 2.1 होता तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 2 कर देता, लेकिन ये 0.5 अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है तो इसे हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करके होल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये है बेटा इसका तरीक़ेकार, इसे नोट करें। इसके बाद हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिन करते हैं, देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका किस तरीके से, किस पैटर्न के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो सवाल आप देख रहे हैं कि सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत मरतबा पेपर के अंदर ये सवाल चूँकि आ भी चुका है, इसी वजह से सवाल करवाना बनता भी है। तो मैं चाह रहा था कि ये सवाल आप लोगों को खुद से करवाऊँ और मैंने खुद से ये सवाल आप लोगों को करवा दिया। अब लास्ट स्टेप है इसके अंदर, और लास्ट स्टेप को बोला जाता है बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हमारा कौन सा स्टेप होगा? स्टेप नंबर 5।
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का भी एक फार्मूला है। n, एम्पेरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करोगे, n इज इंटीजर, n एक नंबर है, उस नंबर से अगर एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई किया जाए, एम्पेरिकल फार्मूला C2H5 है, इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास एक आंसर आएगा और वही हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। अब मसला ये है कि इस n को किस तरीके से फाइंड किया जाए, तो इसके लिए भी तरीक़ेकार है भाई। n कैलकुलेट करने का, इस इंटीजर को, इस नंबर को फाइंड करने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल। जो मॉलिक्यूलर मास सैंपल का दिया हुआ होता है सवाल में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, वो सवाल में दिया हुआ था 58, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब हमें इसके अंदर क्या चीज़ नहीं पता, हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड तो पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड सवाल के अंदर दिया हुआ है और वो है 58, लेकिन क्या चीज़ नहीं पता, हमें एम्पेरिकल फार्मूला मास नहीं पता। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। द एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ C2H5 इज, बेटा जो C2H5 का एम्पेरिकल फार्मूला होगा, एम्पेरिकल फार्मूला का जो मास है, जिस तरीके से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकाला जाता है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर आप C2H5 का जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालोगे। कार्बन के 2 एटम्स हैं और कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, फिर प्लस का साइन आएगा। हाइड्रोजन के 5 एटम्स हैं और एक एटम का मास होता है 1। 12 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया हमारे पास 24, और 5 1 सा 5, ये हो गया 5, तो 29 AMU आपके पास, ये 29 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास कितना आ गया, 29 ग्राम्स। तो अब जब एम्पेरिकल फार्मूला मास भी फाइंड हो गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड भी हमें सवाल के अंदर पता है, तो इसको वैल्यू को प्लेस कर दें। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू, बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 58 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास कितने हैं, 29, तो आप 58 को डिवाइड करवाया 29 से, तो n की जगह क्या आ गया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ पर 2 आ गई। अब बस n की वैल्यू को आप प्लेस करो, और प्लेस करने के बाद अपना आंसर आप बआसानी कैलकुलेट कर सकते हो। बस हमें बेटा स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप्स कौन कौन से हैं, स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 1 है डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस, फिर उसके बाद होता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेजेस के बाद है मोल रेशियोज, फिर उसके बाद होता है सिंपलेस्ट मोल रेशियो, और जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आप कैलकुलेट करते हो उसी को बोला जाता है कि वो जो सिंपलेस्ट मोल रेशियो आपने निकाला है वो एम्पेरिकल फार्मूला है। क्योंकि जो डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला की वो ये है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला और सिंप्लीफाइड फॉर्म या सिंपलेस्ट मोल रेशियो जो होता है, जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर रेशियोज लिख दिए जाएं सिंपलेस्ट मोल रेशियो, तो सिंपलेस्ट मोल रेशियो को नाम दिया जाता है कि वो क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला। n की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला। बेटा एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या आया था, C2H5, और इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे C4H10,
ये आ गया आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला of given sample C4H10। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन सैंपल, और गिवन सैंपल का नाम क्या था? ब्यूटेन, और ब्यूटेन का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया? C4H10 करके। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है। इस सवाल पे लिख लीजिएगा MMM.IMP। तो ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज़ आपको सीखने को मिली, जो यहाँ पे हमारे पास इसके एम्पेरिकल फार्मूला वाले स्टेप के अंदर इसके अमाउंट आई थी। वो अमाउंट कितनी थी? वो डेसिमल में लिखी हुई थी 2.49 करके। 2.49 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 के बराबर होता है। तो उसको आपने वैसे ही राउंड ऑफ नहीं करना, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मल्टीप्लाई करने पे ये होल नंबर में कन्वर्ट हुआ। तो ये स्टेप चूंकि इसमें मेन था, इसके अंदर एक तो ये मेन चीज़ थी, दूसरी मेन चीज़ है हाइड्रोकार्बन फ्यूल। चूंकि आपको हाइड्रोकार्बन फ्यूल दिया हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब है इसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है। लेकिन बहुत से हाइड्रोकार्बन ऐसे भी होते हैं जो कि ऑक्सी हाइड्रोकार्बन होते हैं। उसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन तो होता है लेकिन साथ में ऑक्सीजन भी होता है। तो उसका तस्करा उन्होंने सवाल में किया हुआ होगा, अ हाइड्रोकार्बन फ्यूल कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और तीसरी बात उसके अंदर ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। इस सवाल के अंदर हाइड्रोकार्बन बोला हुआ था, तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्यूल के अंदर कार्बन है और कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन सैंपल ब्यूटेन इज C4H10। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर भी, ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अब आप लोगों का काम ये है कि बुक के अंदर कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, वो आपने सॉल्व करने हैं। पास पेपर के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर कोई इशू हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।